हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू सी एस इंटर दिल्ली। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर इंडियन एक्सप्रेस से। स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के क्या यूजफुल आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट हमें कोशिश ये करनी है कि वहाँ से कुछ फिल्टर्स पॉइंट करके हम जो कि डिस्कस करें। सबसे पहले हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे। उसमें जो मैपिंग से कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको हम सॉल्व या शट आउट अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स पे, और जो कि कुछ लोकल्स न्यूज़ होंगी उन पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करते हैं, हमारी ये कोशिश नहीं होती कि हम आपको वन लाइनर शॉर्ट टर्म के क्वेश्चंस के बारे में हम बताएं। हमारी कोशिश दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये होता है कि भाई ये हमारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका हमारा स्टैटिक्स पार्ट भी जो है कि कवर अप हो सके। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हम उस कॉन्सेप्ट को इस हिसाब से पढ़ें कि हमारे लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में हमेशा बने रहे। यूपीएससी जब भी क्वेश्चंस या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दरअसल ऐसे ही नेचर के पूछे जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं आप अगर शॉर्ट टर्म स्टडी किए हैं तो उसके लिए आप तैयार रहिए असफलता को झेलने के लिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए जो है कि ये प्लान बना रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा, बट हाँ, आप एक टाइम के बाद उस योग्य हो जाएंगे। जो आप 1.5 घंटे 2 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसको आप जो है कि 25 से 35 मिनट के बीच में, मतलब मैक्सिमम 40-45 मिनट के अंदर आप स्टडी कर सकते हैं और उसको लॉन्ग टर्म तक रिमाइंड कर सकते हैं। और जब पढ़ेंगे आप न्यूज़पेपर, तो आपको स्टैटिक्स पार्ट भी जो है कि चीज़ें लेकर के चलेंगी। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा आपको लेके आईआर में। एक तरह से देखा जाए तो दरअसल आपको यहाँ पे एक भी पॉइंट्स ऐसा नहीं मिलेगा कि आप जो है कि सीधे बता सके कि नहीं ये हमारे यूपीएससी के एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। बट लेकिन अगर आप सी एस इंटर दिल्ली से जुड़े हैं, तो सबसे पहले इसकी फीचर्स यही है, जब इस्टेब्लिश किया गया तो यही एक रखा गया पॉइंट ऑफ व्यू कि हम उन सभी चीज़ों को फुलफ़िल करें जो बाकी लोग फुलफ़िल नहीं करवा पाते हैं। जैसे एक छोटा सा आर्टिकल आता है और उसमें ये लगता है कि भाई हम जो आर्टिकल सीधे दिख रहा है उसी को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। जैसे नोबेल प्राइज़ मिल जाती है, पद्मश्री मिल जाता है, आईपीएल इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाते, ऐसे आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज के बना करके दे देते हैं। तो वो सभी लोग करते हैं, तो सी एस सेंटर दिल्ली उन पे नहीं जा रहा। सी एस सेंटर दिल्ली का मानना ये है कि हम वैसे टॉपिक्स को कवर करें जो कहीं भी टॉपिक पे कवर नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए नेपाल पीएम प्रेजेंट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट ओली सेट अटैक का चार्ज। देखिए ये नेपाल है हमारा, जो कि नेबर कंट्री है, हम सभी लोग जानते हैं नेपाल हमारा नेबर कंट्री है। यूपी बिहार उत्तराखंड से लगता है, और कुछ लैंड बॉर्डर भी इंडिया के साथ जो उत्तराखंड वाला एरिया पड़ता है वहाँ पे डिस्प्यूट है। चाइना नेपाल को कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, उसके हाथ में दोनों हाथों में लड्डू होता है। एक तरफ चाइना की तरफ हाथ बढ़ा करके बात करता है, तो दूसरी तरफ जो है कि आपका इंडिया के साथ बात करता है। तो वहाँ पे अभी ये हुआ है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वो जो कि कॉन्फिडेंस वोट जो है कि प्रूफ नहीं कर पाए हैं इसमें लेजिस्लेशन में, और इस वजह से वो जो है कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हट गए। और दूसरा जो एक ओली करके हैं, वो जो है कि एक चार्ज उनको मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये देखिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लूज करना का मतलब क्या होता है। लूज करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब सपोज करिए, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि नहीं आपके सपोर्ट में कितने लोग हैं, बात समझ रहे हो, कितने लोग हैं आपके सपोर्ट में, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हाँ, लेजिस्लेशन में, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए लेजिस्लेशन में, मतलब लेजिस्लेशन में, जिसको हम हिंदी में विधायिका बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं, वहाँ पे मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ जो है, टोटल नंबर्स 100 है। तो इसमें आप तभी सरकार या फिर रूल कर सकते हो जब आपको 51 मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आप जो बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हमारे साथ मोर देन 51 लोगों के साथ हमारे पास बैठे हुए हैं, तो सभी लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, हाउस में आइए। हाउस में आने का मतलब है लेजिस्लेशन, विधायिका में आइए, और वहाँ पे आप अपने चाहने वालों के हाथ उठवाइए कि नहीं आपके साथ सपोर्ट में हैं। तो वहाँ पे इनको कॉन्फिडेंस था, हाउस में लेकर के आए, और हाउस में जब वोटिंग होने लगी, तो ये आपका लेस देन 50% ही लोग इनके साथ खड़े हुए हैं, मतलब मिनॉरिटी में आ गए, कॉन्फिडेंस लूज कर गए। कॉन्फिडेंस लोगों का नहीं जीत पाए, लोगों का जो कहते हैं ना
कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है कंज्यूमर का, राइट, सामने वाले का। तो बात यही है, मीनिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस। वोट का मतलब वही होता है, वोट करना या सपोर्ट करना, समर्थन करना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम नेपाल का मैप के थ्रू आपका लोकेशन हम मार्क करें, तो सबसे पहले देखिए ये एक तरह का लैंड लॉक कंट्री है। क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, नेपाल आपका एक तरह से देखिए लैंड लॉक कंट्री है, और इसके दो नेबर कंट्री हैं, एक तो खुद हम इंडिया, और दूसरा जो है आपका चाइना है। ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें कौन से स्टेट्स जो होते हैं इंडिया के, जो कि इसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगाते हैं, ये भी आपका प्रीलिम्स एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ऐसा है कि यहाँ पे 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि इंडिया के, जो नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगाते हैं स्टेट्स। सबसे पहले हम उत्तराखंड यूके बोलते हैं, यूपी है, फिर उसके बाद बिहार है आपका, वेस्ट बंगाल है, एंड सिक्किम है। ठीक है, ये 5 स्टेट्स हैं जो कि आपका नेपाल से इंटरनेशनल बॉर्डर टच करते हैं। ये एक आपका मैपिंग का सवाल हो जाता है, आपको रेडी होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसके हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू होता है नेपाल के, कभी चाइना की तरफ चला जाता है, कभी जो है कि इंडिया की तरफ आ जाता है। बट एक चीज़ कही जाती है, इंडिया और चाइना के बीच में पार्टी और बेटी का रिलेशन है, और इंडिया और नेपाल के साथ, स्पेशली बिहार और नेपाल के साथ ज़्यादा रोटी और बेटी का रिलेशन होता है। यहाँ रोटी और बेटी से रिलेशन ये है, शादियाँ होती हैं भी हैं वहाँ पे, इंडियंस लोग जाते हैं। और नेपाल एक ऐसा कंट्री है, उनमें से भूटान भी है, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उनमें वो वहाँ के लोग अपीयर होते हैं कुछ पोस्ट के लिए। दूसरी चीज़, अगर आपको नेपाल घूमने जाना है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। और नेपाल की आपको कैपिटल अगर देखना है, तो नेपाल की कैपिटल पड़ती है आपका काठमांडू, राइट। और एक तरह से ये भी यहाँ पे एक और, यहाँ पे नेपाल से शायद रिलेटेड यहाँ पे और है, नेपाल में लैंडस्लाइड की इंसिडेंट हुआ है, उसमें 65 इंक्लूडिंग 7 इंडियंस जो कि मिसिंग हैं ड्यू टू लैंडस्लाइड स्वेप अवे। तो देखिए नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ द बाउंड्री ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्पेन, राइट, कन्वर्जन में इसकी दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी, ड्यू टू कोलिशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। origin or result is that origin of the हिमालयन माउंटेन, ये हम सभी लोग जानते हैं। और हिमालयन माउंटेन आपका फोल्ड यंग माउंटेन है ये वर्ल्ड में, और सबसे काफ़ी फेमस भी है। और हिमालय की वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है ये पूरी तरह से डिफरेंट हो गया है। अदरवाइज जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तराखंड, हिमालय, यूपी, बिहार, ये सब लेकर के पूरी तरह से फ्रिजिड हो जाते हैं, मतलब बर्फ़ पड़ जाती है। वो तो थैंक्स टू हिमालय की ओरिजिन होता है। और साइबेरिया से आने वाली जो कोल्ड वेव होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, वो तिब्बत के साइड ही रुक जाती हैं, तिब्बत में जो आपका चाइना का पार्ट पड़ जाता है हिमालय से रिलेटेड। तो ये चीज़ों को देखे तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। तो लैंडस्लाइड सबसे पहले ये बात देखिए, हिल्स एरिया, वहाँ से बहुत से रिवर जो है कि डाउनपोर प्लेन की तरफ आती है, इंडिया में भी बहुत फ्लो करती हैं। वहाँ अगर हैवी रेन होती है तो जो लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड का भूस्खलन, जो भूमि होती है वो जो है कि खिसक जाना होता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिला है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेकर के देखिए, फ्रांस और जो है कि आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अभी तो चुनाव चल रहा है। अमेरिका में अभी जो बाइडेन वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 15 नाटो समिट वाशिंगटन में कंडक्ट हुआ है, तो वहाँ पे जो कि स्पीच दे रहे हैं। अभी हालांकि ऑनगोइंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंशियल जो कि रनिंग में है। और दूसरी ये चीज़ है नाटो, सबसे पहले ये हमें समझना होता है कि नाटो का मतलब क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका ओरिजिन आपका जब यूएसएसआर के साथ आइडियोलॉजिकल वार, कोल्ड वार हो रहा था, तो उसी समय
अमेरिका ने एज ए डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नाटो का इस्टेब्लिशमेंट किया है, उसमें मुझे लगता है कि 40 के आसपास जो कि कंट्री उसके मेंबर है। इसका कॉन्सेप्ट ये है था कि अगर कोई कंट्री नाटो के मेंबर पे अगर अटैक करता है तो जितने भी नाटो के मेंबर हैं वो मिल करके उस कंट्री पे अटैक करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो रसिया रसिया ये नाटो का पार्ट नहीं है, यूक्रेन भी नहीं है। और सपोज करिए यूक्रेन उसका मेंबर बन जाए नाटो का, अगर रसिया उस पर अटैक करेगा तो सभी नाटो के मेंबर मिल करके रसिया पे अटैक करेंगे। यही एक मेजर रीज़न रहा कि रसिया जो है कि यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। कहीं बात चल रही थी कि यूक्रेन ये ऐसा हो सकता है कि नाटो का मेंबर बन जाए, लेकिन नहीं बना अभी तक। 4 5 साल हो गया वार को झेलते हुए, अभी लड़ ही रहा है। तो यहाँ पे कहने का और नाटो है, और इसी के अपोजिट में यूएसएसआर जो आज का रसिया है उसने एक वर्सोवा पैक्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया था, और इसके अपोजिट अपोनेंट में किया काम करता था नाटो के। बट वर्सोवा का जो कि डिजॉल्व कर दिया गया, बट नाटो को अमेरिका ने नहीं किया। हमेशा अमेरिका रसिया यही कहता है कि हमने जो है कि वर्सोवा पैक्ट का जो है कि वर्सोवा जो बना था उसको हमने डिजॉल्व कर दिया, बट अमेरिका ने नहीं किया। नहीं किया, क्यों नहीं किया वो अलग बात है। भाई अमेरिका तो सबका बॉस है। अब आगे आकर के हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो सुप्रीम का ग्राउंड इंटरिम बिल टू चीफ मिनिस्टर केजरीवाल रेफर क्वेश्चन ऑन द पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एक आपका एक्ट है जिसको कहते हैं पीएमएलए, फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मतलब ये है कि अगर आप काले धन को सफ़ेद धन करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंतर्गत जो है कि लॉ बनाया गया है, उसके अंतर्गत आपको जो कि पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत अरविंद केजरीवाल को ईडी, जिसको हम कहते हैं ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया और कई छूटे भी फिर अंदर गए। तो अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन किया है ईडी से कि आपने जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो लगा रहे हो केसेस, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो पास किया गया पीएमएलए ईयर 2002 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट होती है दैट्स टाइम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझना चाहिए। समझना ये चाहिए कि यहाँ पे देखिए ये कुछ नेता नगरी वाले हैं लोग। ठीक है, महाराष्ट्र में काउंसिल का इलेक्शन हुआ, काउंसिल का इलेक्शन हुआ तो आप कहेंगे काउंसिल काउंसिल का हुआ तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे बढ़ेंगे बट थोड़ा सा न्यूज़ में देख लेते हैं क्या है। वहाँ पे क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई या आला, तो उसमें जो है कि आपका जो आपका क्या बोलते हैं एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी, ये लोग जो कि अच्छा परफॉर्मेंस किए। तो अब यहाँ पे हम आपसे ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप हमें टाइम दीजिए, कलर में चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज करने से थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट दिखाई देंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेड से ना लिखें, यही ना। और ठीक है, मैं वाइट पेन यूज करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वहाँ पे इलेक्शन हुआ है और वहाँ की गवर्नमेंट जो है कि अच्छा परफॉर्मेंस की है काउंसिल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेशन को लेकर के। ठीक है, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन में हम स्टेट लेवल की बात करेंगे, सेंट्रल लेवल की बात नहीं करेंगे। हम स्टेट्स लेवल की बात करें, स्टेट्स लेवल में हम बात कर रहे हैं कि देखिए कहीं कहीं जो लेजिस्लेचर हैं ये वहाँ पे इंडिया में बाई कैमरल है, कैमरल। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे यूनी कैमरल है। अभी हम बता रहे हैं कि यूनी कैमरल बाई कैमरल में क्या क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होती है। मीनिंग ऑफ द बाई कैमरल मीन्स हैविंग टू हाउस। ठीक है, टू हाउस, टू हाउसेस। ठीक है, टू हाउसेस हैं वहाँ पे। और यूनिक कैमरल का मतलब वन हाउस, वन हाउस, वन हाउस का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बट टू हाउस का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इस बात से है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये तो रहेगा रहेगा, और उसी के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती परिषद जिसको बोलते हैं, परिषद जिसको बोलते हैं, ये रहेगी। तो अब आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए कि हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैविंग द बाई कैमरल एंड अ यूनिकैमरल। तो एक चीज़ हम आपको यहाँ पे अभी बता देना चाहते हैं कि इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं। नंबर ऑफ द स्टेट्स कितने हैं हमें पता होना चाहिए।
नंबर्स ऑफ द स्टेट इन इंडिया 28 हैं। और आपका यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 8 हैं कि 7 हैं? 8 हैं। ठीक है, तो जो 28 स्टेट्स हैं इनमें से 6 ऐसे स्टेट्स हैं दोस्तों कि जहाँ पे ये आपका बाई कैमरल मिलता है। बाकी जो रेस्ट बच जाते हैं आपका 22 होते हैं, वहाँ पे आपका यूनिकैमरल मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट ये टेक्निक। टेक्निक मीन्स दैट कि कैसे हमें रिमाइंड करना चाहिए, याद करना चाहिए। ठीक है, आप हमें टाइम दीजिए। यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, बहुत गलत हमने जो है कि कलर चेंज कर ली, चूज कर लिया। तो देखिए हमें ये स्मार्टनेस ये दिखाना होता है कि हम 23 या 22 याद करें या 6 याद कर लें। तो हमें 6 याद कर लेना चाहिए कि जहाँ पे बाई कैमरा है। सबसे पहले आप नॉर्थ इंडिया में देखिए यूपी एंड बिहार हैं, और ये 2 हो गए। और 4 की और बात करें तो उसमें एक तो अभी महाराष्ट्र का नाम सुना आपने, उसके बाद आपका कर्नाटका का नाम सुना है आपने, उसके बाद आपका तेलंगाना तेलंगाना है, एंड आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट्स हैविंग अ 2 हाउस मीन्स बाई कैमरल। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखिए कि परिषद का, अब परिषद का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कैसे होता है इसके बारे में हमें समझना है अभी। इलेक्शन कुछ अलग तरीके से किया जाता है दोस्तों। अलग तरीके से किया जाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं तो बड़े ही सावधानी से करना चाहिए। इलेक्शन इलेक्शन देखिए इंडिया में 2 तरह से होता है। एक आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। दूसरा आपका इन डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है। ठीक है, ये कुछ स्टेट्स जो इनडायरेक्टली होते हैं, उनमें से एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हम बात करें ये इनडायरेक्टली का मतलब होता है हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एक कोई को चुनता है तो काउंसिल में वही करते हैं। जैसे मान लीजिए करते हैं, तो यहाँ पे काउंसिल में होता क्या है कि कुछ लोग जो है कि आपका गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है, कुछ लोग जो ग्रेजुएट होते हैं वहाँ से होते हैं, कुछ जो एमएलए होते हैं वो वोट करते हैं इसमें लेकर के। ये हमने थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस किया जो हमें लगा कि बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ये बात करें इन्फ्लेशन जम ओवर 5% रिड्यूस फैक्ट्री आउटपुट एट द 7 मंथ हाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है इन्फ्लेशन को लेकर के हम बातें कर रहे हैं। इसको लेकर बातें करें इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सबसे पहले हमें मतलब पता चले, हिंदी में कहते हैं इसको मुद्रा स्फीति। स्फीति के बारे में बात करते हैं, मतलब महंगाई, महंगाई की बात करते हैं। अभी कोई प्राइस किसी चीज़ की 100 रुपये है, 2 दिन के बाद इसकी जो है कि 150 रुपये। जैसे टमाटर है, ओनियन वगैरह लेकर के होता है, इसको कंसेप्ट में हम बातें कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम एक टारगेट रखे हैं। टारगेट हमारा ये है इंडिया में, टारगेट ये है कि 4% ±2%, ±2%, मतलब मिनिमम 2% मैक्सिमम 6% के बीच में इंडिया का इन्फ्लेशन रहना चाहिए। और ये टारगेट कौन, टारगेट जो रखी गई है ये कौन पैरामीटर अपना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पैरामीटर रखा है और आरबीआई को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि इसमें आपको कदम उठाने हैं। तो आरबीआई इस कदम को उठाने के लिए एक कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रूप में यूज करते हैं। और इसका इस्टेब्लिशमेंट 2016 में किया जाता है, 2006 में, 2016 में किया जाता है अंडर 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 आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अमेंडमेंट कर करके 2016 में 16 में आज ये फाइनेंस बिल के रूप में देख करके हम करते हैं। ओके, ये चीज़ को हम कंसीडर करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर के बात करते हैं। अब आगे हम चल करके अगर बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, तो एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, पहले चीज़ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं। दूसरा इसका है इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है कि कंट्रोल करना होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, हमने आपसे डिस्कस किया। अब आगे चल कर के हम बात करेंगे जो आर्टिकल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है।
एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऐसे थोड़ा सा जल्दी होगा ना। कौन सा आर्टिकल? बहुत कम ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो बात करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएंगे अजीत डोभाल, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये IAS ऑफिसर रहे हैं, इनको जो किया गया। इन्होंने अभी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहाँ से रसिया से विजिट की है, और हमारे जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सर अभी अजीत डोभाल सर हैं, वो क्वाड समिट के लिए अमेरिका के जो सुलिवियन ऑफिसर होते हैं उनसे बात करते हैं। और सबसे पहले इंडिया और USA का रिलेशन इस समय देखिए कोई सीरियस में नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमारे लिए क्वेश्चंस क्या है कि क्वाड को लेकर के जब हम बात करते हैं तो एक तरह का देखिए, क्वाड में मतलब ये 4 कंट्री हैं। 4 कंट्री में इंडिया भी है, और USA भी है, और एक आपका जापान है, और चौथा जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया। 4 कंट्री हैं। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है, मतलब भारतीय ओशियन और प्रशांत महासागर के बीच का जो रीजन है, उसको पीसफुल रखना कि भाई हमें इसको पीसफुल रखना है और आगे लेकर के चलना है। और ऐसा इस वजह से कह रहे हैं कि इसमें ये चाइना को लेकर के काउंटर किया जाता है, और चाइना हमेशा ये कहता है कि ये एक तरह का मिलिट्री मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाइना को टारगेट करके काम कर रहा है। हालांकि ऑफिशियली इस चीज़ को डिस्कार्ड भी किया गया है कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं, कोई नहीं है, हम बस पीस चाहते हैं और आसानी से चाहते हैं। देखिए उत्तराखंड UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड का एम है कि जेंडर इक्वलिटी बी द कस्टम इन द माइंड की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे इनका जो स्टेटमेंट है जेंडर इक्वलिटी की बात जो कर रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि वन लॉ फॉर ऑल मतलब चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या जैन हो या पारसी हो, सभी के लिए होना चाहिए। और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि जो मुस्लिम या जो इस्लाम है उसमें जो वुमेन होती हैं वो जो कि काफ़ी सप्रेस की गई हैं, उनको राइट्स नहीं मिलती है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से सही हो जाएगा। तो हमारे लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है ये पता हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब ये होता है कि जो हमारा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, समझिएगा, जो पार्ट 4 है जिसको हम बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति निर्देशक तौर। और ये आपका आर्टिकल आपका 36 से लेकर के 51 के बीच में आता है। तो इसमें जो आर्टिकल 44 है ये जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है कि स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, आई थिंक यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इतना ही इसमें था। अब आगे आकर के हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए PMLA को लेकर ही बात करें, डीरेगुलेशन ऑफ द फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट, हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। कोई नहीं, यहाँ पे कोई क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो भी हो गया है। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमें लगता है कि आपके साथ बात करना चाहिए, है। तो आपको लेकर के बात करेंगे हम अभी। ये चीज़ यहाँ पे है, और केरला उत्तराखंड टॉप नीति आयोग की जो रिपोर्ट को लेकर के बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है। हम इसको अलग से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना रहेगा, क्योंकि SDG इंडेक्स एक पब्लिश किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, उसमें कुछ रिपोर्ट्स आई, अलग से बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन, हैव ए नाइस डे।